Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is British conquest of Punjab. आज we are going to see certain basic principle related to the Sikhism, and we'll also try to understand what is exactly Khalsa from the exam perspective. तो ज़्यादा इन डिटेल हम लोग को नहीं जाना है, बस ऊपर से जो important information है वही हम लोगों को लेनी है. We have to see कि essentially सिख रिलीजन का मतलब क्या होता है. कल हमने बहुत सारे प्रिंसिपल सिख रिलीजन के देखे थे, विच अल्टीमेटली डेवलप्ड अंडर 10 सिख गुरुज. वही प्रिंसिपल का एक सेंस, ताकि सिख रिलीजन के ऊपर आपको लिखने के लिए अगर कुछ आता है तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट. एंड उसके साथ साथ फिर वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी सर्टन थिंग्स अबाउट खालसा आर्मी की खालसा आर्मी बनी क्यों, एग्जैक्टली हाउ इट फंक्शन आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सिख गुरु, दैट इज 10 सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी. तो लेट्स मूव ऑन टू दिस एस्पेक्ट, बट अगेन जाने से पहले यू विल गेट द एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आवर्स. अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आवर्स. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस एस्पेक्ट. सिख रिलीजन के ऊपर आज थोड़ी बहुत और बातें करेंगे. तो कल ही हम लोगों ने देखा था कि सिख रिलीजन वाज क्रिएटेड बाय गुरु नानक जी. गुरु नानक जी ने ये जो रिलीजन बनाया हुआ था, ये रिलीजन का बेसिक एस्पेक्ट क्या था, हिंदू रिलीजन का रिफॉर्म करना. तो वॉट एवर मैल प्रैक्टिसेस दैट हैड डेवलप्ड अंडर हिंदू रिलीजन, उसके अपोज में जाने का ये पर्टिकुलर रिलीजन जो है उन्होंने पूरी कोशिश करके रखी थी. एंड अपोज में जाना है मतलब क्या करना है, तो एग्जैक्टली द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द हिंदू रिलीजन मस्ट नॉट रिफ्लेक्ट इनटू सिख रिलीजन. एंड दैट्स हाउ इनके जो बेसिक कंसेप्ट है इन्होंने डेवलप भी करके रखे थे. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो कम्युनिटी एस्पेक्ट ही रहा है. कम्युनिटी मतलब इक्वालिटी. इक्वालिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. इक्वालिटी के बिना आप एक पर्टिकुलर रिलीजन, वो भी भक्ति रिलीजन बना ही नहीं पाओगे, बिकॉज भक्ति रिलीजन या फिर जितने भी भक्ति सेक्ट्स इंडिया में आए थे सबने एक ही एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करके रखा था, दैट वाज इक्वालिटी. एंड व्हाई इक्वालिटी इज नेसेसरी, बिकॉज डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट द फॉरेन एनिमी. इनके लिए भी वही प्रॉब्लम था. सिख रिलीजन का जो प्लेस है, या फिर अगर आप स्ट्रेटेजिक जगह देखोगे सिख रिलीजन की, तो इट वॉज ट्रैप्ड इन बिटवीन हिंदू मेजॉरिटी एरिया एंड इस्लामिक मेजॉरिटी एरिया. And in that order they had to defend themselves from both this particular religion. And इसी में ultimately equality important है, because without coming together it will be very much difficult to defend themselves against Hindu as well as Islamic religion. इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आज हम लोग को देखना भी है कि इस्लामिक थ्रेड कौन से थे, हिंदू थ्रेड भी कौन से इनको थे. एंड फॉर दैट पर्पज इन्होंने फिर गुरुद्वारा वाले कंसेप्ट, गुरु वाले कंसेप्ट, संगत, लंगर, धर्मशाला एंड देयर आफ्टर इवन कम्युनिटी वर्शिप एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी के ऊपर फोकस करके रखा था. ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको कल भी बताए थे थोड़े ऊपर से. आज थोड़ा सा इनको इन डिटेल जाके बात करेंगे. वैसे ही सिख रिलीजन में एक एक करके अगर देखें तो गुरुद्वारा इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. गुरुद्वार एज द नेम सजेस्ट इट इज द होम ऑफ द गुरु. ये कंसेप्ट आपको सिख रिलीजन में सिमिलर दिखेंगे लाइक दैट ऑफ द सूफी रिलीजन. सूफी रिलीजन में हॉस्पाइसेस होते हैं, कनखा होते हैं. एंड कनखा में कौन रहेगा, फिर एक सूफी रिलीजियस लीडर रहेगा. ये सूफी रिलीजियस लीडर क्या करेगा, उनके जो भक्त है या फिर उनके डिसाइपल्स है उनको सैल्वेशन का रास्ता बताएगा. अल्टीमेटली एनी रिलीजन दैट यू कैन टेक, उनके अल्टीमेट पर्पस क्या होते हैं, मोक्ष या फिर सैल्वेशन ही मोक्ष होता है. हिंदू रिलीजन में, इस्लामिक रिलीजन में एंड आफ्टर इवन क्रिश्चियन रिलीजन में सैल्वेशन के तरीके, रिलीजियस टेक्स्ट जो है इन रिलीजन के उसमें बताए गए हैं. एंड दैट्स जब नए सेक्ट निकलते हैं, ये नए सेक्ट में ये सैल्वेशन कौन बताएगा, तो इनका जो रिलीजियस लीडर है वही बताएंगे. एज फार एज सिख रिलीजन इज कंसर्न देन दिस रिलीजियस लीडर वाज गुरु. एंड दैट्स गुरुद्वारा इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. गुरुद्वारा एक ज़माने में एक्चुअली ये ऐसे प्लेसेस हुआ करते थे जहाँ पे एक्चुअल सिख रिलीजियस लीडर रहते थे. अभी के लिए इनके कोनोटेशन अलग है. अभी के गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ रहता है. बट ऑब्वियसली गुरुद्वारा इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. वाई इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेट सैल्वेशन देन सैल्वेशन का तरीका आपको बताएगा कौन, गुरु ही बताएंगे. एंड फॉर दैट पर्पज यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट गुरुद्वारा विच अल्टीमेटली बिकम टेम्पल इंस्टीट्यूशन फॉर सिख रिलीजन. एंड फिर गोल्डन टेम्पल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, जिसका इंपॉर्टेंस भी हमने देखा था कि गोल्डन टेम्पल अल्टीमेटली होल्ड पॉलिटिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल अथॉरिटी इन द सिख रिलीजन. ये मीरी पीरी वाला कंसेप्ट है जो हमने कल ही देखा हुआ था. एंड अंडर मीरी पीरी कंसेप्ट एक गुरु है, ही इज पॉलिटिकल लीडर ऑल्सो एंड ही इज स्पिरिचुअल लीडर ऑल्सो. ये कंसेप्ट भी इन्होंने क्यों डेवलप किए थे, इसके ऊपर भी हमने कल इलेबोरेटली बातें करके रखी हुई थी कि कंसेप्ट डेवलप करने के पीछे का पंगा क्या था, इंक्रीजिंग हॉस्टिलिटी ऑफ द इस्लामिक रिलीजन एंड फिर लेटर ऑन इवन हिंदू रिलीजन. तो रिलीजन को डिफेंड करना ज़रूरी था. एंड रिलीजन को डिफेंड करना है तो आर्म्स टेकअप करने ज़रूरी है. दैट्स व्हाई मीरी पीरी कंसेप्ट फ्रॉम द सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद सिंह जी ऑनवर्ड इन्होंने डेवलप करके रखे थे. फास्ट फॉरवर्ड टू टुडेज टाइम, अगर 2023 में देखोगे
तो ये पर्टिकुलर गोल्डन टेम्पल में आपको अकाल तख्त दिखाई देगा। एंड अकाल तख्त में अल्टीमेटली क्या है, देन ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट गुरु है दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब अब अकाल तख्त में रहते हैं। एंड इसी प्रीमाइसेस में, गोल्डन टेम्पल के ही प्रीमाइसेस में सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जो उनकी स्वॉर्ड भी रखी हुई है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर प्लेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी भी यहाँ पे पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ सिख रिलीजन रहती है। एंड दैट्स व्हाई लेटर ऑन इसकी बात करेंगे कल के लेक्चर में। महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के ऊपर अटैक करके इसको कैप्चर किया था, उसके पीछे का पर्पज ही वही था बिकॉज द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग दिस टेम्पल प्रीमाइसेस गोल्डन टेम्पल, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन सिख रिलीजन। आज के टाइम पे भी अगर आप बात करोगे तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक पर्टिकुलर बॉडी है जो ये पर्टिकुलर टेम्पल को कंट्रोल करती है। एंड दैट्स व्हाई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज इन द सिख रिलीजन, जिसकी बात लेटर ऑन हम करेंगे जब सिख रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में जाएंगे। उसमें एक अकाली मूवमेंट है एंड अकाली मूवमेंट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड दिस टेम्पल ऑल्सो, तो इसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करनी है। बट गोल्डन टेम्पल इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। अकाल तख्त हमने कल ही देख के रखा था कि अकाल तख्त सिग्निफाइज द पॉलिटिकल अथॉरिटी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अल्टीमेटली मीरी पीरी का कंसेप्ट निकाला था एंड इन दैट कैपेसिटी गोल्डन टेम्पल में ही ये दोनों अथॉरिटीज़ है वो सिचुएटेड है। एंड गोल्डन टेम्पल से ही सिख रिलीजन के सारे वी कैन से डिसीजन लिए जाते हैं। वैसे ही फिर पंज तख्त इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस आर टॉप 5 गुरुद्वारास ऑफ द सिख रिलीजन। फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखना है, इट विल बी टू मच टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की इन डिटेल जाके देखे कि इसमें एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। तो बस फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखना कि अकाल तख्त साहिब इज देयर, श्री केशवगढ़ साहिब इज देयर, तख्त श्री दमदमा साहिब इज देयर, तख्त श्री पटना साहिब इज देयर एंड तख्त श्री हुजूर साहिब इज देयर। तो ये सारी ही प्लेसेस जो है सिख रिलीजियस लीडर या फिर गुरुओं से एसोसिएटेड प्लेसेस हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 5 प्लेसेस में सिख रिलीजियस लीडर मतलब 10 गुरु में से कोई ना कोई तो गुरुज जो है वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ द टाइम रह चुके हैं। तो दैट इज हाउ बेसिकली दिस 5 पंज तक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। जैसे हिंदू रिलीजन में आप बोलोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट कौन से, तो 4 धाम की बात हम करते हैं, उससे एसोसिएटेड मल्टीपल स्टोरीज है। तो वैसे ही पंज तक आर सैक्रेड साइट्स ऑफ द सिख रिलीजन। एंड कोई भी एक डिवोट सिख होता है, जो आर्डन सिख होता है, सिख रिलीजन में यकीन रखने वाले बंदे हैं, इट इज़ एडवाइजेबल टू देम कि दे शॉल विजिट ऑल दिस 5 साइट्स। एंड देयर आफ्टर फिर 6 स्क्रिप्चर दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। ये भी हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में ही देख के रखा हुआ था कि लास्ट सिख गुरु 10th सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने ही अपनी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, पॉलिटिकल अथॉरिटी दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप है, वो किस में ट्रांसफर करके रखा था, एक बुक में दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब में ट्रांसफर करके रखा हुआ था। ये बुक आज भी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रखा हुआ है। और ये गुरु ग्रंथ साहिब इज एक्चुअली आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ बनाया किसने था वो भी हमने देखा था कि इट वॉज क्रिएटेड बाय गुरु अर्जन देव। उन्होंने अपने से पहले जो 4 सिख गुरु हुए थे, ये 4 सिख गुरुओं के सारे प्रेयर्स ये बुक में डाल दिए। एंड इसके बाद इसमें एक और एडिशन हुआ है जो मैंने आपको कल बता के रखा था, दैट इज 6th एडिशन, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने के पहले के 5 जो इंपॉर्टेंट सिख रिलीजियस लीडर है, सिख गुरु है, उनके कुछ प्रिंसिपल, उनके प्रेयर्स ये बुक में डाल के रखे हुए हैं। तो ये पर्टिकुलर बुक व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रिंसिपल एज वेल एज प्रेयर्स गिवन बाय एंड लार्ज ऑल द सिख गुरु। बट इसमें 6 सिख गुरु के प्रिंसिपल तो आपको दिखाई ही देंगे, 6 के 6 का नाम जो आपको याद रखना है। एंड ये पर्टिकुलर बुक आज के टाइम पे होल्ड द स्पिरिचुअल एज वेल एज पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द सिख रिलीजन। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी ये बुक में ट्रांसफर करके रखी हुई है। एंड ये पर्टिकुलर बुक अब एक सैक्रेड बुक बन चुका है एज फार एज सिख रिलीजन इज कंसर्न। तो गुरु ग्रंथ साहिब इज ऑल्सो देयर। देयर आफ्टर फिर कंसेप्ट ऑफ गुरु इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि गुरु ही आपको एक सैल्वेशन का तरीका अच्छे तरीके से बता सकता है। यानी सैल्वेशन के फिर मल्टीपल तरीके मल्टीपल सिख गुरुओं ने बताए, उसी से इनकी जो रिलीजियस फिलॉसफी है वो बाहर आई। इसमें अब एक एक करके हम लोगों को देखना है कि मल्टीपल सिख गुरुओं ने कौन से तरीके बताए। हर एक सिख गुरु से एट्रीब्यूट तो नहीं करेंगे बट ओवरऑल प्रिंसिपल्स ऑफ द सिख रिलीजन हम लोगों को पता है। तो सबसे पहले हिंदू रिलीजन की मैल प्रैक्टिसेस को इन्होंने टारगेट किया था। तो जो चीज़ हिंदू रिलीजन में होती है उसके एकदम अपोजिट चीज़ जो है इनके रिलीजन में होगी। तो हिंदू रिलीजन में आपको पता है कि पॉलीथेइज्म इज देयर, मतलब मल्टीपल गॉड्स आर देयर। अगर ऋग्वेदा की ही बात करें तो ऋग्वेदा में 33 टाइप्स ऑफ गॉड आर देयर। हमने देखा था कि 33 कोटि मतलब 33 टाइप, एंड 33 टाइप ऑफ गॉड्स जो है इट मीन्स दैट मल्टीपल गॉड्स आर देयर इन हिंदू रिलीजन। तो ये वाले रिलीजन में क्या होगा, 1 गॉड।
ये पर्टिकुलर रिलीजन मोनोथेइज्म के ऊपर चलने वाला रिलीजन है। एंड मोनोथेइज्म में अल्टीमेटली आपको याद भी रखना है कि देयर इज ओनली वन गॉड। एंड फिर ये गॉड क्या है, तो ऑब्वियसली निरंकार है। ये क्या है, बेसिकली निरंकार गॉड है। निरंकार मतलब इसका कोई आकार नहीं है, तो इट इज बेसिकली फॉर्मलेस गॉड। फॉर्मलेस गॉड है। तो बेसिकली गुरु गोबिंद सिंह एंड गुरु गोबिंद सिंह के पहले 9 सिख गुरु फ्रॉम गुरु नानक, ये भगवान नहीं है, दे आर मसीहा बाय एंड लार्ज, वो बेसिकली हैव कॉन्टैक्ट विद द गॉड एंड गॉड के प्रिंसिपल्स ह्यूमैनिटी में डालने की कोशिश करते हैं। एंड फिर एक्चुअल गॉड कौन है, तो गॉड जो है बेसिकली एक ओंकार है। एक ओंकार मतलब बेसिकली क्या है, देन ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर गॉड जो है ही इज बेसिकली निरंकार। एंड निरंकार मतलब फॉर्मलेस गॉड, तो इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई नाम भी नहीं है। जैसे हिंदू रिलीजन में मैं अगर आपको बताऊं कि शिव भगवान या फिर पार्वती देवी या फिर विष्णु भगवान, तो इनके आकार मतलब इनके इमेजेस आपके आंखों के सामने आते हैं, बिकॉज आवर गॉड जो है क्या है, देन ऑब्वियसली हमारे गॉड जो आकार के साथ है, ये पर्टिकुलर फॉर्म से एसोसिएटेड गॉड्स आपको दिखाई देंगे, इनके इमेजेस भी आपको दिखाई देंगे। सिख रिलीजन में इट इज़ फॉरबिडन दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटी टू हैव इमेजेस ऑफ द गॉड और टू कैरी आउट आइडल वर्शिप। एंड दैट्स इनके भगवानों के कभी भी इमेजेस नहीं होते हैं, इट इज़ अ फॉर्मलेस गॉड। बस भगवान है वो मानो, उसका ना कोई नाम है, उसका ना कोई आकार है। ये वाला सेम वाला प्रिंसिपल आपको दिखाई देगा इवन कहाँ पे, देन इस्लामिक रिलीजन में। इस्लामिक रिलीजन में भी आपको दिखाई देगा, बस अल्लाह है, अल्लाह इज़ गॉड, बट उसका कोई फॉर्म भी नहीं है एंड उसके और कोई नाम भी नहीं है। एंड यही वाला एस्पेक्ट जो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, क्रिश्चियन रिलीजन में भी एक गॉड है, बट गॉड कौन है, तो उसका ना कोई फॉर्म है, उसका ना कोई नाम है। तो ये सेम प्रिंसिपल जैसे इस्लामिक रिलीजन में एंड देयर आफ्टर क्रिश्चियन रिलीजन में दिखाई देते हैं, वही वाले प्रिंसिपल आपको सिख रिलीजन में भी दिखाई देंगे। एंड ये क्यों है, बिकॉज सिख रिलीजन इज बेसिकली हैवीली बेसिकली सूफी रिलीजन से इन्फ्लुएंस हुआ रिलीजन है। तो सूफी रिलीजन के प्रिंसिपल आपको इसमें बहुत सारा दिखाई देंगे। उसमें ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिंदू रिलीजन में जो मोनोथेइज्म चलता है, सॉरी पॉलीथेइज्म चलता है, इसको अपोज करेंगे, मोनोथेइज्म को प्रपोज करेंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस वर्ड दैट इज एक ओंकार, देयर इज ओनली वन गॉड। एंड ये वन गॉड जो बेसिकली उसका कोई आकार नहीं है, ही इज द सेम गॉड फॉर ऑल पीपल एंड ऑल द रिलीजन। एंड देयर आफ्टर जो ब्लाइंड रिचुअल्स हिंदू रिलीजन में होते हैं, उनको भी क्रिटिसाइज करने का काम सारे ही गुरुओं ने करके रखा है। जैसे आप फास्टिंग मत करो, देयर आफ्टर फिर पिलग्रिमेज आपको कैरी आउट नहीं करने हैं, सुपरस्टिशंस के ऊपर यकीन नहीं रखना है, वर्शिपिंग ऑफ द डेड इट इज ऑल्सो फॉरबिडन इन दिस रिलीजन, आइडल वर्शिप फॉरबिडन है। एंड वैसे अल्टीमेटली इन्होंने इक्वालिटी जो है वो भी बता के रखी है, जो मैंने आपको कल ही बताई थी कि फर्स्ट सिख गुरु गुरु नानक ने ही ये प्रिंसिपल बता के रखा है, जो बाय एंड लार्ज बता के रखा है बट फॉलो नहीं किया जाता। दैट मच ऑफ लीनियंसी इज अलाउड इन ईच एंड एवरी रिलीजन। जैसे हिंदू रिलीजन में भी बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल है जो हमको करने हैं बट हम लोग नहीं करते हैं। यू नो व्हाट आर दिस प्रिंसिपल, आप डेली बेसिस पे बहुत सारे रिलीजियस प्रिंसिपल है उसको बाईपास कर लेते हो। तो इनमें भी वही है कि एक लड़की होगी तो अपने नाम के पीछे कौर लगाएगी, और एक लड़का रहेगा तो अपने नाम के पीछे सिंह लगाएगा। इससे होगा कि आपके इक्वालिटी वाले जो प्रिंसिपल है ये काफ़ी इलेबोरेटली दिखाई देंगे, बिकॉज इन इंडिया with your surname you can gauge to know the caste of that particular person, and that's why कौर या फिर सिंह अगर आप लगाओगे तो कौर एंड सिंह लगा के आपको क्या मिलेगा, देन ऑब्वियसली इक्वालिटी मिलेगी। ये वाले प्रिंसिपल भी सिख गुरुओं ने ही बता के रखे थे, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलीजन। संगत होली कॉन्ग्रीगेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमने देखा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम मल्टीपल सिख रिलीजियस गुरुओं ने संगत की बातें करके रखी थी। इनफैक्ट सबसे पहले ये बात अगर किसी ने करके रखी थी तो गुरु नानक ने ही करके रखी थी। गुरु हरगोबिंद सिंह आते आते देयर वाज एन एस्टैब्लिश ट्रेडिशन कि एटलीस्ट 2 संगत दैट इज 2 कॉन्ग्रीगेशन ईयरली सिख रिलीजन में होने चाहिए। एक ज़माने में रिलीजन सिर्फ और सिर्फ पंजाब में लाहौर अमृतसर बेल्ट के आजू बाजू में फैला हुआ था, तो ओनली वहाँ पे ही गुरुद्वारा थे, वहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन हुआ करते थे। अब काफ़ी बड़ा हुआ है, तो ये कॉन्ग्रीगेशन कहाँ पे होंगे, तो कॉन्ग्रीगेशन होंगे गुरुद्वारा में। मोस्ट प्रॉब्ली बैसाखी के दिन जो है कॉन्ग्रीगेशन किए जाते हैं। तो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन मतलब सबको साथ आना है, सबको साथ आना इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज अगेन जब आप साथ आते हो तो आप ये पूरे दुनिया को बताते हो कि यू आर वन, यू आर इक्वल, एंड कोई भी मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द एस्टैब्लिश रिलीजन दैट इज हिंदू रिलीजन आपके रिलीजन में नहीं आई है। डिवीजन बेस्ड सोसाइटी आपके अभी तक रिलीजन के अंदर नहीं आई है। तो दिस कॉन्ग्रीगेशन या फिर संगत जो है ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इट प्रमोट बेसिकली ब्रदरहुड, इक्वालिटी, एंड इसमें अल्टीमेटली जो सेवा भाव होता है विच इज़ ऑल्सो एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ द सिख रिलीजन, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो संगत इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिख रिलीजन। एंड देयर आफ्टर फिर धर्मशाला।
ये धर्मशाला मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली ये धर्मशाला मतलब प्लेस ऑफ राइटियसनेस है, कि जहाँ पे आप संगत बुलाओगे लोकल लोकल लेवल पे, ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम सिख रिलीजन फैला, तो लोकल लेवल पे भी आप संगत बुलाते थे, तो लोकल लेवल पे जहाँ पे आप संगत बुलाओगे, कॉन्ग्रीगेशन, रिलीजियस मीटिंग बुलाओगे, तो वो प्लेस को आप बोलोगे धर्मशाला। एंड यही धर्मशाला ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम क्या बना, तो गुरुद्वारा के नाम से जो है बन के बाहर आया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ द सिख रिलीजन भी हमको पता है, दैट इज नाम जपना, मतलब रिसाइटेशन ऑफ द नेम ऑफ द गॉड। तो बेसिकली एक ओमकार सतनाम, ये बेसिकली जो प्रेयर है यही आपको क्या करनी है, तो बोलनी है। एंड फिर भगवान के कोई अल्टीमेटली नाम नहीं होते हैं, तो भगवान से एसोसिएटेड प्रेयर है, उसी का ये नाम जपते हैं, उसी का ये बेसिकली रिसाइटेशन करते हैं। देर आफ्टर फिर कीरत करना, कीरत करना मतलब हलल, हलल हमने कल ही देखा था, ऑन द लाइवलीहुड विच इज़ ऑनेस्ट। आपको बुरे कामों से पैसा नहीं कमाना है, आपका लाइवलीहुड क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। एंड देर आफ्टर वंद चकना, वंद चकना मीन्स इफ यू बिकेम रिच then it is your duty to share certain amount of your yearly income to the poor people। इसको आप दासवंद भी बोलोगे। ये दासवंद वाली प्रैक्टिस हमने कल ही देखा था। 10% टिथ आपको देना पड़ेगा, रिलीजियस टैक्स आपको लोकल लेवल पे। आपके गुरुद्वारा तो उस ज़माने में थे नहीं, तो आप जब कॉन्ग्रीगेशन में जाओगे वहाँ पे, या फिर उसके लिए इन्होंने मसंद सिस्टम भी बना के रखेगी कि मसंद अगर आपके घर पे आता है तो आपको उसको उतना 10% ऑफ द टैक्सेशन जो है हैंड ओवर करना पड़ेगा, विच कैन बी यूज फॉर द चैरिटी एंड केयरिंग ऑफ द अदर पीपल। इसके अलावा फिर सिख कम्युनिटी ने कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी फेस करके रखे थे। ये रिलीजियस प्रिंसिपल और गुरु हमने अभी कल और आज के लेक्चर में इलैबोरेटली कवर अप कर लिए। तो अब सिख कम्युनिटी के चैलेंजेस एंड खालसा के ऊपर थोड़ा सा जाते। तो सबसे बड़ा वाला चैलेंज अगर कोई रहेगा, ये था मुगल्स का। हमने कल ही देखा था कि सिख रिलीजन गॉट एंटेंगल्ड देमसेल्फ इनटू द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके दो रीजन हमने कल देखे थे। एक तो अकबर हैड टेकन इंटरेस्ट इन द टेरिटरी in which Sikh were ruling because it acted as a buffer in between Mughal Sultanate and northwestern frontier of India, that is Kabul Kandahar line of defense। Second important aspect तो इसका था कि बेसिकली सिख रिलीजन जो है उसका एक्सपेंशन बाय द टाइम पीरियड ऑफ द अकबर ऑनवर्ड, सिख रिलीजन काफ़ी रैपिडली सतलज रिवर तक फैल चुका था। सतलज रिवर इज बेसिकली साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ द मुगल एम्पायर, वी कैन से ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द अर्ली डेज ऑफ द अकबर। एंड दैट्स ये कॉन्टैक्ट होने ही थे। अकबर ने कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन किए ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। बिकॉज ऑफ दैट कॉर्डियल रिलेशन गुरु अर्जन देव हैड टू सपोर्ट खुसरोज रिवॉल्ट एंड फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। ये 2 बार सिविल वॉर मुगल्स में जो हुए, काफ़ी बड़े सिविल वॉर माने जाते हैं। दोनों जगह पे सिख रिलीजन एंडेड अप सपोर्टिंग द लूजिंग पार्टी। एंड जब आप लूजिंग पार्टी के सपोर्ट में खड़े रहोगे, देन ऑब्वियसली विनिंग पार्टी दैट इज विक्टोरियस सुल्तान आपको प्रोसिक्यूट करेगा ही करेगा। दैट वॉज द एस्टैब्लिश प्रिंसिपल अक्रॉस इस्लामिक सल्तनत। इस्लामिक सुल्तान का अपोजिशन कोई भी नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली अब यहाँ पे सुल्तान एंड बादशाह का गड़बड़ मत कर लेना। ये मैंने आपको मीडियल इंडिया में ही समझाया था कि देर इज़ नो सच डिफरेंट एज सच इन बिटवीन सुल्तान एंड बादशाह, बिकॉज अल्टीमेटली सुल्तान खलीफा का ओवरऑल सुजरेनिटी एक्सेप्ट करके रखते थे, स्पिरिचुअल अथॉरिटी एक्सेप्ट करके रखते थे। बादशाह ने एज सच कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करके रखी थी। बट ये बहुत ही बेसिकली प्रिकैरियस पोजीशन जो मैंने आपको बताई थी कि मुगल एम्पेरर जब जब इंडिया में रहते थे तो खुद को बादशाह बोलते थे, एंड जब जब सेंट्रल एशिया में कोई विजिट पे जाएंगे या फिर जब डिप्लोमेटिक एम्बेसीज भेजेंगे खुद को सुल्तान बोल देते थे। तो ये लोकल लेवल का पॉलिटिक्स है, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है। बट इन एनी केस अल्टीमेटली ये रिलेशन में मुगल सुल्तान या फिर मुगल बादशाह वी कैन से, उन्होंने सिख रिलीजन को प्रोसिक्यूट किया है बिकॉज सिख रिलीजन सपोर्टेड द अपोजिंग पार्टी इन द सिविल वॉर और वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ द मुगल। इसमें हमने देखा था कि अकबर के बेटे का नाम दैट इज जहांगीर का नाम भी है, एंड आफ्टर इवन औरंगजेब का भी नाम है। एंड दोनों ने रैपिड परसिक्यूशन ऑफ द सिख रिलीजन करके रखा था। एंड दैट्स व्हाई सिख रिलीजन वाज नॉट इन फेवर ऑफ द मुगल और सिख मुगल हॉस्टिलिटीज डेवलप्ड हुई थी। वैसे चैलेंजेस फ्रॉम हिल राजा वाज देयर। सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई रहेगा तो दैट पर्टिकुलर चैलेंज जो है दैट वाज बेसिकली राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर। बिलासपुर वाले एरिया से करीब ही आनंदपुर वाला एरिया है। आनंदपुर साहिब काफ़ी सिग्निफिकेंट है, एंड यहाँ वाले एरिया में बिलासपुर के राजा ऑलवेज वांटेड कि एरिया मेरा है, मेरे अंडर रहना चाहिए। सिख रिलीजन ने जैसे ही पॉलिटिकल स्पिरिचुअल अथॉरिटी अपने पास ले ली सिख रिलीजियस गुरु ने, तो वाला एरिया जो है बाय एंड लार्ज सेमी इंडिपेंडेंट होना चालू हुआ था। एंड दैट्स अ राजा ऑफ बिलासपुर आस्क हेल्प फ्रॉम औरंगजेब, एंड औरंगजेब से हेल्प लेके फाइनली ये वाले एरिया पे इन्होंने बेसिकली आक्रमण करना जो है चालू कर दिया। अल्टीमेटली 1704-1705 में लोकल वॉरफेयर में जो लास्ट सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके तीनों बेटे जो है मारे गए थे।
मारे तो एक्चुअली मुगलों ने ही थे, बट मुगलों को हेल्प करने वाले जो बंदे थे वो राजा ऑफ बिलासपुर ही रहे हैं। तो इट वॉज मुगल एंड राजा बिलासपुर, दैट इज मुगल बिलासपुर अलायंस, जिन्होंने अल्टीमेटली गुरु गोबिंद सिंह के तीनों बच्चों को मार दिया। वो भी एक रीज़न था कि भाई गुरु गोबिंद सिंह डिड नॉट ट्रांसफर हिज अथॉरिटी टू एनी अदर पर्सन, बट ही ट्रांसफर्ड हिज अथॉरिटी टू अ रिलीजियस बुक दैट इज आदि ग्रंथ साहिब। बिकॉज फिर सक्सेशन में जो आपको बच्चा लगेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप वॉज हेरिडिटरी ना, बच्चा था भी नहीं। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन से चैलेंजेस फ्रॉम द हिल राजा वॉज ऑल्सो देयर, जिसमें बहुत ही गड़बड़ जो है इन्होंने करके रखी हुई थी। एंड प्रिसाइजली 1703 1705 में गुरु गोबिंद सिंह के जो बच्चे मारे गए थे, मैरिटियर हुए थे, दैट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस जिसमें ये लोग शामिल भी थे। एंड देयर आफ्टर फिर अग्रेरियन चैलेंजेस वॉज ऑल्सो देयर कि अल्टीमेटली सिख रिलीजन इसका कोर कौन रहेगा, कौन सा बंदा अपना धर्म चेंज करके कोई नए धर्म में जाएगा या फिर कोई दूसरे धर्म में जाएगा। जो मोस्ट ऑपरेस कम्युनिटी होती है वही जाता है। एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑपरेस कम्युनिटी इन एनी रिलीजन कौन सी रहती है, तो अग्रेरियन पीजेंटाइन कम्युनिटी रहती है। एंड यही अग्रेरियन पीजेंटाइन कम्युनिटी वॉज द बैकबोन ऑफ द सिख रिलीजन। यही अग्रेरियन पीजेंटाइन कम्युनिटी मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, अपने आप को कन्वर्ट करके सिख रिलीजन में लेके गए थे विद द होप ऑफ द इक्वालिटी, विद द होप ऑफ द बेटरमेंट इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ द टाइम। हाउएवर बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब हमने देखा था कि 1681 ऑनवर्ड औरंगजेब दक्खन में उतरा एंड उसकी वजह से पूरे इंडिया में इकोनॉमिकल एंड अग्रेरियन क्राइसिस आए। तो इकोनॉमिकल एंड अग्रेरियन क्राइसिस के बाद अब इतना जो बैकबोन था सिख रिलीजन का, जो पीजेंटाइन पॉपुलेशन था, अगर वो पीजेंटाइन पॉपुलेशन में अगर खाना ही अवेलेबल नहीं है तो आपको उनको कोई दूसरे प्रोफेशन में डालना पड़ेगा। एंड दैट पर्टिकुलर सेकेंड प्रोफेशन मतलब कौन सा है, देन ऑब्वियसली फिर खालसा। तो खालसा बनने के ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन थे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। हॉस्टिलिटी ऑफ द मुगल, हॉस्टिलिटी ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड देयर आफ्टर पीजेंटाइन बैकबोन। पीजन के पास अब करने के लिए कुछ था नहीं, तो पीजन को आपको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना था एंड दैट अल्टरनेटिव वाज बेसिकली खालसा। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एक्चुअल खालसा। खालसा इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट। खालसा का मतलब ही होता है टू बी प्योर, टू बी क्लियर और टू बी फ्री। तो खालसा ये आर्मी है सिख रिलीजन की जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाई थी। हमने कल ही देखा था कि 1699 में सिख रिलीजन में हमने देखा था कि सिक्स्थ रिलीजन या फिर सिख गुरु, दैट इज गुरु हरगोबिंद सिंह जी ऑनवर्ड से लेके 10 सिख गुरु, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह, तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ऑनवर्ड से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन काफी इंटरेस्टिंग रहा है कि हर एक सिख गुरु ने अपने पास टेम्पोरल एज वेल एज स्पिरिचुअल अथॉरिटी लेके रखी है। टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी लेके सिख गुरु जो है अपनी बेसिकली आर्मी भी बनाना चालू कर दिए थे, जैसे मसन सिस्टम जो सिख गुरु ने ही बना के रखी हुई थी। यही मसंत जो टैक्स कलेक्टर थे, बाय एंड लार्ज मिलिट्री कमांडर भी हुआ करते थे। एंड यही मसंत सिस्टम रिप्लेस हो गई जब ऑन द डे ऑफ बैसाखी इन 1699 गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी खालसा आर्मी बना के रखी थी। एंड खालसा आर्मी जो 1699 में बनाई थी काफ़ी सिग्निफिकेंट अल्टीमेटली प्रूव हुई। अब इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे कि सबसे पहले एम ऑफ क्रिएशन क्या थे। एम ऑफ क्रिएशन आई टोल्ड यू तीन थे, तीनों याद रखने की। एक परसिक्यूशन हो रहा था एट द हैंड ऑफ द मुगल, एट द हैंड ऑफ द हिंदू, एंड तीसरा रीजन क्या था, तो ऑब्वियसली पीजेंटाइन बैकबोन, अग्रेरियन क्राइसिस एंड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैड टू बी प्रोवाइडेड। वैसे ही फिर कुछ न्यू ट्रेडिशन इन्होंने चालू कर दिए। दैट न्यू ट्रेडिशन वाज बेसिकली अमृत पाहुल सेरेमनी। अमृत पाहुल सेरेमनी काफी सिग्निफिकेंट है। अमृत पाहुल सेरेमनी मतलब क्या, तो रिलीजियस इनिशिएशन। जैसा अगर आप इस्लामिक रिलीजन को बिलोंग करते हो तो आप इस्लामिक रिलीजन को बिलोंग करते हो पता कैसे चलेगा, जब आप मॉम के कोख से बाहर आए तो ऑब्वियसली तब तो आपका कोई रिलीजन नहीं था ना, तो आपके मॉम डैड ने आपको इस्लामिक रिलीजन में डाला और दैट पर्पस खतना परफॉर्म हुआ था। वैसे ही आप एक हिंदू बंदे हो तो आप हिंदू बंदे हो, ये बने कैसे, तो ऑब्वियसली जब आप मॉम के कोख से बाहर आए तब तो आप हिंदू नहीं थे ना, ये तो आपको बाद में रिलीजन बर्थ के बाद में हिंदू बनाया गया है। तो हिंदू कैसे बनाया गया, तो टोटल 16 संस्कार जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। ये 16 में से जो 15 संस्कार है ये बाय द एज ऑफ द 14-15 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, बट इसमें से टोटल 11 से 12 संस्कार बाय द एज ऑफ 1 से 2 ईयर्स के बीच में खत्म हो जाते हैं। तो अगर वो संस्कार आपके ऊपर परफॉर्म हुए हैं देन ऑब्वियसली यू बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन। एंड वैसे ही अगर आप सिख रिलीजन में बिलोंग करते हो देन हाउ कैन यू क्लेम भाई यू आर अ सिख पर्सन। अगेन मॉम के कोख में से बाहर आए तभी तो आप सिख नहीं थे ना, तो आपको सिख बनाया जाएगा फॉर दैट पर्पज। अब अमृत पहुल सेरेमनी वाज देयर। ये बैप्टाइजमेंट होता है, इनिशिएशन इनटू रिलीजियस ऑर्डर होता है, मतलब आप एक धर्म के अंदर आ रहे हो तो उससे एसोसिएटेड सेरेमनीज होती है।
ये पर्टिकुलर सेरेमनी जैसे ही आपके ऊपर परफॉर्म हुई तो उसके 2 कॉनोटेशन निकलने चालू हो गए 1699 ऑनवर्ड। ये 2 कॉनोटेशन क्या होंगे? सबसे पहले तो यू बिलोंग टू द सिख रिलीजन एंड एट द सेम टाइम यू बिलोंग टू द खालसा आर्मी ऑल्सो। तो जस्ट बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ द सिख रिलीजन, इसका मतलब क्या होगा कि आप खालसा के भी मेंबर हो। एंड वेन एवर खालसा आर्मी कॉल्स अपॉन यू, यू हैव टू गो एंड फाइट फॉर द खालसा आर्मी। क्यों? बिकॉज धर्म को डिफेंड करना is the utmost duty of any particular person who belong to that particular religion, right? thereafter फिर कुछ पॉलिटिकल फैक्टर भी रहे हैं। कि पॉलिटिकल फैक्टर में अगर हम लोग बात करें कि पॉलिटिकल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि सिख गुरु, दैट इज सिख गुरु ने ही पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने पास लेके रखी थी, धर्म को डिफेंड करने की भी बात करके रखी थी। बट ऑब्वियसली आर्मी जो आपको लगेगी इन ऑर्डर टू डिफेंड द रिलीजन वो आपके पास नहीं थी। तो पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो भी हम लोगों को दिखाई देता है। एंड एज आई टोल्ड यू, मसंद सिस्टम जो था अर्लियर वो अब रिप्लेस हो गया एंड खालसा सिस्टम जो उसने टेक ओवर कर दिया। अब खालसा विल बिकम सिविल अथॉरिटी, मिलिट्री अथॉरिटी एज वेल एज रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ द एंटायर सिख लैंड, जिसकी हम बात करेंगे जब महाराजा रणजीत सिंह में जाएंगे तब। बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 10th सिख गुरु, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह जी, अब ये असर्टिव या फिर नॉर्म जो असर्टिव हो चुके थे। एंड व्हाट वर दिस नॉर्म? कि गुरु सबसे इंपॉर्टेंट है, गुरुओं ने दिए हुए प्रिंसिपल जो बाय एंड लार्ज एंटी हिंदू है, हिंदू के रिफॉर्मेशन वाले प्रिंसिपल है, वो इम्पॉर्टेंट है। गुरुद्वारा एंड विद इन गुरुद्वारा में पंज तख्त इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ अब गुरु ग्रंथ साहिब में मैक्सिमम अथॉरिटी आ चुकी है। इन ऑर्डर टू शो कि अ पर्टिकुलर गुरु या फिर पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर हैज बोथ टेम्पोरल एज वेल एज स्पिरिचुअल अथॉरिटी, मीरी पीरी सिस्टम भी थी, इन्होंने अपना मसन सिस्टम भी बना के रखा था। बट फाइनली वी कैन से कि बाय द टाइम ऑफ द 1708 1710 अल्टीमेटली गुरु के डेथ के बाद ये सारी ही पावर जो है खालसा आर्मी के अंडर आ गई। बिकॉज खालसा आर्मी वॉज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिख रिलीजन आफ्टर गुरु। क्यों? बिकॉज गुरुओं ने जो प्रिंसिपल बताए थे वो हैंडल करने की कैपेबिलिटी ऑफ खालसा आर्मी में थी। एंड खालसा आर्मी का रिलीजियस कमांडर जो रहेगा दैट बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी एज फार एज एंटायर सिख रिलीजन इज कंसर्न। तो इसमें अल्टीमेटली देखेंगे कि नीड ऑफ खालसा, अगर नीड ऑफ खालसा की अगर बात करें तो वही है रिलीजियस परसिक्यूशन, जो मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ था कि गुरु अर्जन देव के बाद मुगल सिख रिलीजन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। मुगल सिख रिलीजन में देयर वाज परपेचुअल टेंशन एंड इट विद दिस टेंशन एनिमोसिटी बढ़ती गई, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट सिख रिलीजियस गुरु जो है उनका एग्जीक्यूशन भी हुआ, 6th and 9th सिख गुरु। एंड अल्टीमेटली इसके अलावा फिर एनिमोसिटी ऑफ द हिंदू कम्युनिटी इज ऑल्सो देयर। इनके ग्रीवेंसेस भी 2 फोल्ड है कि सबसे पहले तो टेरिटरी अपने अंदर से जा रही है एंड दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो अपने ही लोग हैं हिंदू रिलीजन के लोअर जाति लोअर वर्ण वाले लोग हैं, ये कन्वर्ट होकर उस रिलीजन में जा रहे हैं। दैट्स अ राजा ऑफ बिलासपुर वाला इंस्टेंस, ये तो मैंने आपको एक ही बताया, अगर आप नेट पे देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस जो है वो दिखाई देंगे। खालसा का एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है एंड ये कोड ऑफ कंडक्ट में हम लोग को दिखाई देता है कि इनको 5 इसेंशियल केस जो है फॉलो करने पड़ते हैं। इनके 5 इसेंशियल केस मतलब कौन से, तो केश, कंघा, करा, किरपान एंड कचेरा। ये 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के पीछे भी बहुत बड़ी फिलोसॉफी है, बट फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखना, हमको उसमें नहीं जाना है। कास्ट सिस्टम को हम लोगों को फॉलो नहीं करने, इक्वालिटी बेस्ड आर्मी रहेगी। ऑब्वियसली इक्वालिटी इज द हॉलमार्क ऑफ द सिख रिलीजन एंड यही इक्वालिटी आपको खालसा आर्मी में भी दिखाई देगी। देयर आफ्टर वॉइस अगेंस्ट वॉइसेस, वॉइसेस मतलब बुराई वाली चीज़ें, ये मतलब बुरी चीज़ें होती है। तो बहुत सारी बुरी चीज़ें कहाँ पर है, हिंदू रिलीजन में आ चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीगैमी हो सकती है, हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल अफेयर हो सकते हैं, स्लॉटरिंग हो सकता है, देयर आफ्टर डिवीजन इन द सोसाइटी हो सकता है, अनएथिकल प्रिंसिपल हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सबको हमको क्या करना है, तो अपोज करना है। एंड देयर आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के ऊपर हमको क्या करना है, फोकस करना है। तो अगर आप एकदम आर्डन सिख हो तो आप आपके नाम के आगे पीछे जो है वो सिंह ही लगाओगे, अपना ट्रेडिशनल सरनेम जो इवन दो यू नो इट, आप कभी भी आपके नाम के आगे पीछे वो नहीं लगाओगे। तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन से रिलेटेड टू द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द खालसा। एंड खालसा आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह, खालसा आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह में हम लोगों को वही देखना है कि आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इन 1708 अल्टीमेटली वॉज मर्डर्ड, बट आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इन 1708 ये पूरी खालसा आर्मी फेल इनटू द हैंड ऑफ द बंदा बहादुर। ये बंदा बहादुर अल्टीमेटली वॉज एंटी मुगल पर्सन एंड इन्होंने अपना जो लड़ा है वो चालू रखा हुआ था, अपनी फाइट चालू रखी थी टिल 1715। ही वॉज अल्टीमेटली कैप्चर्ड इन 1712, एक बैटल ऑफ लोहगढ़ हुआ था जिसमें ही वॉज कैप्चर्ड एंड लेटर ऑन 1715 में बंदा बहादुर वॉज हैंग व्हेन ही रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द मुगल। एंड बंदा बहादुर के डेथ के बाद फाइनली सिख आर्मी जो है
लोकल मिलिट्री कमांडर में बढ़ गई। ये लोकल मिलिट्री कमांडर हमको दिखाई देते हैं, ये टोटल 12 थे। ये 12 मिलिट्री कमांडर ही अल्टीमेटली 12 मिसल में कन्वर्ट हो गए। एंड यही 12 मिसल को दो लोगों ने बेसिकली एक साथ लाया था। सबसे पहले नवाब कपूर सिंह ने, नवाब कपूर सिंह अल्टीमेटली डाइड इन 1753 एंड 1753 तक नवाब कपूर सिंह के अंडर ये दल खालसा रहा है। एंड देयर आफ्टर सेकेंड इंपॉर्टेंट 12 मिसल को एक साथ करने वाले जो बंदे थे, दैट इज महाराजा रणजीत सिंह, वो बेसिकली joined this entire missile और who brought about the unification of this missiles in between 1796 से लेके 1802 के बीच में, जिसके ऊपर हम लोगों को कल इलेबोरेटली बातें करनी है। बट बाय एंड लार्ज आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर वी कैन से 1715 ऑनवर्ड से लेके 1796-97 तक, जब तक महाराजा रंजीत सिंह के अंडर पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी, तब तक खालसा वॉज अ डिवाइडेड हाउस ओनली। अपने लोकल मिलिट्री कमांडर अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी टेरिटरी निकाल के बैठे थे और खालसा आर्मी को इन्होंने अपने में डिवाइड करके रखा हुआ था। तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू सी टुमारो कि एग्जैक्टली महाराजा रंजीत सिंह के अंडर ये यूनिफिकेशन आया कैसे, एंड आने के बाद ये पंजाब वाला जो पॉलिटिक्स है आगे कैसे चला, एंड आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिख आर्मी और कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिख एरिया बाय द ब्रिटिशर्स। तो कल वाले लेक्चर में बाय एंड लार्ज वी विल बी समिंग इट अप। एंड अगेन जाने से पहले इस लेक्चर का जो पीपीटी है दैट विल बी गेटिंग एट द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस, एंड अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है देन यू कैन आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आस। तो थैंक यू सो मच गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। अब कल वापस मिलते हैं एंड सिख या फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिख लैंड जो उसको खत्म कर लेते हैं। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।